नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल में एक नई फैसिलिटी यहां पर सरकार लेकर आई है। IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस फैसिलिटी के थ्रू जो भी बायर रेसिपिएंट है, वो जो भी आपके सप्लायर है जिनसे आपने माल खरीदा है, जब वो GSTR 1 फाइल करते हैं, यानी जो भी इनवॉइसेस अपलोड करते हैं, वो इनवॉइसेस आपको इस IMS के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। अब आप इस IMS के थ्रू किसी भी इनवॉइस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक नई फैसिलिटी यहां पर दी गई है। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। पहले बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। जो GSTR 1 के अंदर सप्लायर ने डाल दिया, उसी के बेसिस पर आपके टू बी जनरेट होता है और उसी के बेसिस पर आपको क्रेडिट क्लेम करना होता है। लेकिन अब सरकार ने एक मौका दिया है आपको, जो भी बायर है उन लोगों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर कहीं उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं इस फैसिलिटी के बारे में, यह फैसिलिटी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। यह ऑप्शनल फैसिलिटी सरकार द्वारा दी गई है। आप चाहें तो इसे यूज करें, आप चाहें तो इसे यूज ना करें। अगर आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, ना ही आपने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, तो उस केस में जितने भी इनवॉइसेस हैं जो IMS के अंदर दिख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके GSTR 2B के अंदर चले जाएंगे, यानी आपके 3B जब जनरेट होगा उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, यानी ये डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहां पर जो फैसिलिटी है वो ऑप्शनल रखी गई है। अब इसमें जो सेलर है और जो बायर है, यानी जो सप्लायर और रिसिपिएंट है, उसका क्या रोल है इस IMS फैसिलिटी रिगार्डिंग, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेलर का क्या रोल है। सेलर जो है वो GSTR 1 फाइल करता है, यानी जो भी इनवॉइसेस है वो GSTR 1 के अंदर अपलोड करता है, अगर मंथली बेसिस पर है। अगर क्वार्टरली फाइल करता है तो उस केस में IFF फैसिलिटी यूज करता है, और अगर उसे कोई अमेंडमेंट करना है तो एक नई फैसिलिटी दी गई है सरकार द्वारा GSTR 1A, जिसके थ्रू वो नए इनवॉइसेस डाल सकता है उस मंथ के, या फिर अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी कर सकता है। आपने गलती से GSTR 1 अगर नील फाइल कर दिया तो उस केस में वापस आप GSTR 1A फाइल करके अपने इनवॉइसेस उसी सेम महीने के अंदर डाल सकते हैं। अब इन तीनों केस के अंदर, यानी GSTR 1 है, GSTR 1A है या GSTR 1 IFF जो फैसिलिटी है, इनमें अगर सप्लायर कोई भी इनवॉइसेस अपलोड कर रहा है तो उस केस में अपलोड करने के बाद जैसे ही वो सेव कर देता है डाटा, IMS के अंदर बायर को यहां पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके सप्लायर ने बिना अमेंडमेंट किए GSTR 1 फाइल कर दिया और सेव डाटा जो वो एज इट इज रखा, तो उस केस में IMS के अंदर बायर यानी रिसिपिएंट को वो डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस पर वो अपने 4 ऑप्शन यहां पर दिए जाएंगे, आपको एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, अगर किसी इनवॉइस को आपको पेंडिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर कोई एक्शन नहीं लेना है तो उसका भी ऑप्शन दिया जाएगा। अब अगर सप्लायर जो है वो GSTR 1 फाइल करने से पहले ही अमेंडमेंट कर देता है, यानी इनवॉइस डाला, सेव कर दिया, IMS में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन उसको चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया और फिर रिटर्न फाइल किया, तो उस केस में जो भी IMS के अंदर इनवॉइसेस ओरिजिनल था उसको रिप्लेस कर देगा वो अमेंडमेंट इंप्लॉय। भले ही आपने उस पर एक्शन लिया है या नहीं लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिएगा, जब तक GSTR 1 फाइल नहीं हो, इनवॉइसेस जो सेव्ड है वो यहां पर फाइल नहीं हो, तब तक यहां पर जो है आपका टू बी जनरेट नहीं होगा, और जो भी अमेंडेड है वही आपका रिफ्लेक्ट होगा IMS के अंदर। भले ही आपने ओरिजिनल को रिजेक्ट कर दिया, फिर भी अगर अमेंडमेंट कर दिया गया है GSTR 1 के थ्रू सप्लायर द्वारा, तो आपको वहां पर चेंज होगा, आपको फिर से वहां पर एक्शन लेना होगा। तो एक तो यहां पर यह बेनिफिट है कि जैसे ही इनवॉइस अपलोड करता है आपका सप्लायर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ी है तो उस केस में सप्लायर को कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं कि यह आपने गलत डाला है या इसमें फिगर में कोई चेंजेस है, तो वो आप कर सकते हैं, जिससे आसानी से अब यहां पर जितने भी इनवॉइसेस अपलोड होंगे वो करेक्ट होंगे, कोई भी गड़बड़ी का चांसेस नहीं होगा। एक तो यह चीज है। दूसरा, यहां पर सप्लायर यह कर सकता है, GSTR 1 फाइल कर दिया, अब इसके बाद वो GSTR 1A के अंदर जो है वो अमेंडमेंट करता है। यहां पर हम अभी सप्लायर के रोल की बात कर रहे हैं। तो अगर सप्लायर ऐसा करता है तो उस केस में आपके IMA के अंदर तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, यानी अमेंडेड इनवॉइसेस है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। लेकिन GSTR 1 क्योंकि 11 तारीख के बाद फाइल किया है, तो आपके 2B में जो है वो नेक्स्ट मंथ में यहां पर शो होगा, सेम मंथ में नहीं होगा, यानी नेक्स्ट मंथ में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर सप्लायर जो वो 3 काम कर सकता है। एक तो इनवॉइसेस है जो GSTR 1 के अंदर अपलोड कर सकता है, जिसमें अगर उसने कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया तो IMS में अंदर आपको एज इट इज ही दिख जाएगा।
लेकिन अगर वो अमेंडमेंट करता है बिफोर जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले, तो उस केस में आपको अमेंडेड इनवॉइसेस दिखेगा। और अगर वो अमेंडमेंट करता है जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद, लेकिन जीएसटीआर 1 ए के अंदर करता है, तो उस केस में आपको नेक्स्ट मंथ के 2B में दिखाई देगा। ये तो बात कर ली हमने सप्लायर की। ध्यान रखिएगा इसके अंदर टाइम लिमिट भी दी गई है एक्शन लेने की, यानी आईएमएस के अंदर क्या टाइम लिमिट है, जब तक आप 3B फाइल नहीं करते, यानी जो रिसिपिएंट है वो 3B फाइल नहीं करता, तब तक आप इस पर एक्शन ले सकते हैं। एक बार अगर आपने 3B फाइल कर दिया, जिसके बाद जो भी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड है वो सारे के सारे डाटा वहां से हट जाएंगे आईएमएस के अंदर से। और अगर कोई पेंडिंग एक्शन अगर आपका है लिया हुआ, यानी पेंडिंग इनवॉइस को रखा है, तो उस केस में सिर्फ वही आईएमएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। जो भी पेंडिंग इनवॉइसेस हैं वो आपके फ्यूचर मंथ तक आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएंगे, यानी आगे अगर कभी भी आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम लिमिट दी गई है। यानी जो इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपने पेंडिंग रखे हैं, जिस पर अभी आपने एक्शन नहीं लिया, तो आप इसको फ्यूचर में भी एक्शन ले सकते हैं, उस समय भी आप इसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट दी गई है 16/4 की, यानी 30 नवंबर से पहले पहले आपको उसको या तो एक्सेप्ट या फिर इसको रिजेक्ट करना है। अदरवाइज आप उसका क्रेडिट जो है 30 नवंबर के बाद जो है नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा पेंडिंग एक्शन की टाइम लिमिट 30 नवंबर रहेगी। आइए अब बात करते हैं बायर के रोल के बारे में। बायर को यहां पर क्या करना है, तो बायर के पास यहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक पहला ऑप्शन है, अगर कोई भी इनवॉइसेस आईएमए के अंदर आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेप्ट करना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपके 2B के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, यानी जो भी ड्राफ्ट जनरेट होगा 2B का उसके अंदर दिखाई देगा, और 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाएगा। आईटीसी अवेलेबल के अंदर 2B के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होगा, और जीएसटीआर 3B के अंदर भी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इस पर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो भी उस केस में आपके 2B और जीएसटीआर 3B दोनों में ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप कहीं इनवॉइसेस रिजेक्ट करते हैं तो उस केस में आपके 2B के अंदर रिजेक्टेड इनवॉइस यानी आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर शो होगा, और जीएसटीआर 3B में ये ऑटो पॉपुलेट नहीं किया जाएगा। बात करते हैं पेंडिंग एक्शन के बारे में। अगर पेंडिंग एक्शन अगर आपने किसी इनवॉइस को किया है आईएमएक्स के अंदर, तो उस केस में ना ही वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा, ना ही वो जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अब पेंडिंग एक्शन आप 4 केस के अंदर नहीं ले सकते, यानी अगर कोई बायर है, रिसिपिएंट है, आईएमएस के अंदर जाता है तो वो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या नो एक्शन कर सकता है, लेकिन पेंडिंग एक्शन इन 4 चीजों के लिए नहीं कर सकता। कौन सी वो चीजें हैं? पहला, अगर आपका कोई ओरिजिनल क्रेडिट नोट अगर आया हुआ है, सप्लायर ने अगर कोई क्रेडिट नोट भेजा है, तो उस केस में आप उस पर पेंडिंग एक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई क्रेडिट नोट है जिसकी अमाउंट को बढ़ाया है, तो उस केस में भी आप पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकते, भले ही आपने उस पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट उस इनवॉइस को किया है, क्रेडिट नोट को किया है, तो भी आप उस पर पेंडिंग एक्शन नहीं ले पाएंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई डाउनवर्ड क्रेडिट नोट है जिस पर आपने ऑलरेडी ओरिजिनल क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया है, तो भी आप उस पर पेंडिंग एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है, अगर कोई इनवॉइस है, डेबिट नोट है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आपने उस पर एक्शन जो भी ले लिया और उसको फाइल भी कर दी 3B, तो उस केस में उस पर भी आप पेंडिंग एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये 4 केसेस है जिसके अंदर आप पेंडिंग एक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी रिसिपिएंट है, बायर है, अगर इन चारों ऑप्शन को रिजेक्ट कर देता है, तो उस केस में यहां पर सप्लायर की जो लायबिलिटी है वो यहां पर नेक्स्ट मंथ यानी सब्सिक्वेंट मंथ में वो बढ़ जाएगी। अगर क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में वहां पर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिट नोट यहां पर सप्लायर ने अपवर्ड किया था यानी इंक्रीज किया था क्रेडिट नोट, जिससे उसकी लायबिलिटी कम हुई थी, तो अगर बायर ने रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में भी यहां पर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये चारों ऑप्शन अगर बायर जो है वो रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में सप्लायर की लायबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा कौन से ऐसे इनवॉइसेस है जो आपको आईएमएस के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे? अगर आपके सप्लायर यानी जीएसटीआर 1 भरते वक्त अगर आरसीएम की एंट्री करी है, तो उस केस में वो डायरेक्टली आपके 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होगा, वो आपके आईएमएस फैसिलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और अगर आपके सप्लाई ने गलती से प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गलत चूज कर ली है, तो उस केस में भी वो आपके 2B और जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होगा, आपके आईएमएस यानी जो नई फैसिलिटी है उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 2 इनवॉइसेस हैं आरसीएम रिलेटेड और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गलत है तो उस केस में वो आईएमएस के अंदर नहीं दिखाई देंगे।
इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा, आपने अगर 14 तारीख से पहले अगर एक्शन ले लिया है तो उस केस में जो भी आपने एक्शन लिया है वो आपके ड्राफ्ट 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने 14 तारीख के बाद अगर कोई एक्शन लिया है तो उस केस में आपको वापस GSTR 2B रिकंप्यूट करना पड़ेगा। आपकी जो ITC है वो वापस रिकंप्यूट होगी, यानी जो भी GSTR 2B के अंदर ITC है जिसमें रिजेक्टेड जो पेंडिंग है वो डिलीट होने के बाद जो फाइनल 2B होगा वो आपका जनरेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 14 तारीख से पहले एक्शन लेते हैं तो उस केस में आपको रिकंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, वापस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो उस केस में आपके लिए जो भी एक्सेप्टेड इनवॉइसेस वो ही रिफ्लेक्ट होंगे 2B के अंदर। लेकिन 14 तारीख के बाद अगर आप करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो उस केस में आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, रिकंप्यूट करना पड़ेगा। 20 तारीख के बाद अगर आप 3B फाइल कर देते हैं, उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या फिर अगर ऑटोमेटिक एक्सेप्टेड हुए हैं यानी डीम्ड एक्सेप्टेड हुए हैं तो उस केस में वो सभी इनवॉइसेस जो है वो IMS से हट जाएंगे, जो पेंडिंग रहेंगे इनवॉइसेस वही रिफ्लेक्ट होंगे। तो एक नई फैसिलिटी जो है वो यहां पर सरकार द्वारा यहां पर दी गई है, IMS फैसिलिटी, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटी, जो 1 अक्टूबर से आप सभी के लिए लागू होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अब बिना GSTR 3B फाइल करे आपका नेक्स्ट महीने का GSTR 2B जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो इस एडवाइजरी द्वारा ये सभी अपडेट जो यहां पर दी गई है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई जानकारी हमसे छूट गई है देने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।